Good morning, good afternoon, good evening friends. Let's start. Everyone, लास्ट सेशन में जो हमने देखा था उसका रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे. जब हम बोलते हैं आपको कि क्यूमुलेटिव पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव रीडिंग भी होनी चाहिए ना, लर्निंग भी क्यूमुलेटिव होनी चाहिए. तो गाइस कल हमने देखा था डिमांड के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. पहला डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड willingness to spend. Demand is always attached with 2 words during a period of time at various prices. Correct? Determinants of demand. पहला determinant price of the main goods. दूसरा determinant price of other related goods. कितने goods? 2. पहला substitute, दूसरा complementary goods. Substitute goods रहेगा, price substitute का बढ़ा तो अपना फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि लोग यहाँ स्विच हो जाएंगे, यहाँ का डिमांड बढ़ेगा. तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ा तो अपना मेन गुड्स का डिमांड बढ़ता है. विच रिलेशनशिप? डायरेक्ट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स. कोई एक सोचा तो दूसरा तो अपोजिट ही रहेगा ना. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, फिर इसके बाद देखा हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप इफ द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स. इफ द गुड्स आर inferior goods and your income increases, then the demand for inferior goods will decrease. Very good. And next वो other factors देखे थे अपन ने, ठीक है. फिर हम आगे बढ़े और उसके बाद देखा वाई लॉ, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पहले ये देखा था. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसका नाम है ceteris paribus. As the price of the commodity increases, the quantity demanded contracts, and as the price of the commodity decreases, the quantity demanded expands. करेक्ट. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का भी रूल मैंने बताया था, आपको याद होगा. तो जब प्राइस ऑफ मेन गुड्स चेंज होता है तो ही ये दो शब्द आते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. फिर इसके बाद हमने क्या देखा? assumptions. All factors on which demand is dependent directly indirectly are assumed to be dash constant except dash price of the main goods. and फिर हमने देखा था डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश, graphical representation of, very good, tabular representation of law of demand. very good. मुझे लगा मैं बोलते जाऊंगा, आप बोलते जाओगे. हाँ सर, यस सर, सो नहीं रहे हो मतलब. गुड. एंड कितने कॉलम्स होते हैं डिमांड शेड्यूल में? 2. पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड. करेक्ट. एक आइटम अगर कम हो रहे तो दूसरा आइटम बढ़ेंगे, अपोजिट रिलेशनशिप है. एंड ग्राफिकली अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूँ तो इसे बोलते हो आप डिमांड कर्व. इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. एंड इसका जो ग्राफ, ये कर्व होता है, कर्व, ये कर्व कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं निगेटिवली स्लोप्ड. करेक्ट. फिर हमने एक्सेप्शंस देखे थे. एक्सेप्शंस का पूरा लिस्ट आपके सामने है, पूरे आइटम वाइज हमने हर एक्सेप्शन को डिस्कस किया. फिर हम गए लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है, कितने रीजन से? 5. लॉजिकली स्पीकिंग 4, बट यस 5. प्राइस इफेक्ट को अगर मैं छोड़ दूं और 2 अलग अलग पॉइंट्स की बात करूं तो 5 रीजन है वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट. पहला रियल इनकम इफेक्ट. क्या होता है रियल इनकम इफेक्ट? परचेजिंग पावर. लिखा क्या आपने आगे? वहां पर परचेजिंग पावर लिखा क्या? रियल इनकम इफेक्ट के आगे नहीं लिखा होगा तो लिखो परचेजिंग पावर. तो जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस कम होता है आपके मनी का परचेजिंग पावर बढ़ता है, इसलिए आपका डिमांड भी बढ़ता है. करेक्ट. दूसरा हमने देखा रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. क्या होता है? आपका प्राइस कम हुआ तो सब्स्टिट्यूट के मुकाबले आपका गुड्स सस्ता हो गया, तो लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट को छोड़कर आपके गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. यस और नो? तो फिर उस केस में हमारा डिमांड फिर बढ़ेगा. करेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसको बोलते हैं. दोनों को मिलाकर प्राइस इफेक्ट बोलते हैं. तीसरा रीजन ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. चौथा रीजन अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स. क्योंकि जब प्राइस कम होता है तो कुछ लोगों के औकात में, रेंज में वो गुड्स आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली वो भी हमारी कंपनी के कस्टमर्स बन जाते हैं. अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स. एंड लास्ट 5th रीजन वाज डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी. एग्जांपल एक ही याद रखो, यहां पर मिल्क. करेक्ट. ये यहां तक हमने सभी पॉइंट्स कल कवर किए थे, आज हम आगे बढ़ रहे हैं. आपने फास्ट ट्रैक पॉइंट्स 63 तक पढ़ा रहेगा. अच्छा 82,
63 तो लास्ट टाइम हो गया था, अभी 83, ठीक है 83 तक आपने कवर अप कर लिया है, वेरी गुड। अच्छा, आपको फास्ट ट्रैक पॉइंट्स में कोई डाउट है? अगर रहेगा तो 1 to 1 आपने पूछना चाहिए। फास्ट ट्रैक पॉइंट्स, एक आधे पॉइंट का मीनिंग नहीं समझा, एक आधे पॉइंट में एक आधा वर्ड का मीनिंग नहीं समझा। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली। कोई वर्ड नहीं समझा, पूछो। फास्ट ट्रैक पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डे मैंने बोला था आपको, अगर आपको याद होगा तो, कि फास्ट ट्रैक पॉइंट्स में से कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, तो ऑब्वियसली उसको इंपॉर्टेंस है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स? दिखने को तो सेम ही दिख रहे हैं, क्या फर्क है? क्वांटिटी शब्द एक जगह लिखा है और दूसरी जगह नहीं लिखा है। क्वांटिटी शब्द एक जगह लिखा है, एक जगह नहीं लिखा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक जगह लिखा है चेंज इन डिमांड, करेक्ट? तो फिर क्या डिफरेंस है दोस्तों, पता है किसी को? बोलिए। जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है तो क्वांटिटी शब्द आ जाता है। जैसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन था, किसकी वजह से होता है? प्राइस ऑफ मेन गुड्स। बस वैसे ही सेम क्वांटिटी शब्द तभी यूज करने का जब प्राइस की वजह से आपका डिमांड चेंज होता है। प्राइस ऑफ मेन गुड्स घटा, इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलने का, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलने का। सर क्या ही तो फर्क देता है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बात तो सही है, एक ही है एग्जैक्टली। इंग्लिश अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखा तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, मगर इकोनॉमिक्स में टेक्निकल चीज डाल दी इसके रिलेटेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप तभी बोलोगे जब प्राइस की वजह से चेंज हो। ऐसा क्यों किया सर, मगर कॉम्प्लिकेट क्यों किया? बहुत सिंपल है। रीडर जब रीड करेगा और वहां लिखा रहेगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको समझ जाना चाहिए प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुआ है। रीडर को समझने के लिए कि ये प्राइस, ये जो डिमांड चेंज हुआ है, इसका कॉज क्या था। डिमांड का कॉज अगर अदर फैक्टर्स है तो रीडर क्या रीड करेगा, क्या लिखा रहेगा वहां पर? चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। बट रीडर अगर रीड कर रहा है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन गुड्स। आर यू क्लियर? रीडर रीड कर रहा है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू प्राइस ऑफ मेन गुड्स। रीडर रीड कर रहा है सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, अदर फैक्टर्स। समझा? इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से कोई अंतर नहीं है दोस्तों, मगर टेक्निकली स्पीकिंग इकोनॉमिक्स में जानबूझ के ये चीज डाली गई है। दिखने के लिए लगता है हाउ स्टूपिड, मगर टेक्निकली सोचा जाए तो रीडर को उसका कॉज समझना चाहिए, इसलिए ऐसा डाला गया है। अंडरस्टूड? तो गाइज जब जब आपका प्राइस चेंज होगा उस वक्त यूज होगा क्वांटिटी डिमांडेड। एंड दूसरी बात, अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली बात करूं तो डायग्रामेटिकली जब जब प्राइस की वजह से आपका डिमांड चेंज होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। बोलो क्या रहेगा? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ओके, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व नहीं समझा सर, क्या है ये? डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है? यहां तक लिखी हुई चीज समझी आप? इसको, ये जो रेड में लिखा है इसको अंडरलाइन करोगे। चेंज इन द प्राइस, अंडरलाइन करो चेंज इन द प्राइस। जिनको नोट्स नहीं मिले, मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भेज दिए। जो लोग ऑनलाइन हैं, जिनको कुरियर से नोट्स नहीं मिले रहेंगे अभी तक, आपको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है नोट्स, सभी को मिले रहेंगे। आपने ग्रुप में भेजा है ना मैंने? हो ना सब लोग ग्रुप में? हाँ। एंड नहीं पता रहेगा तो किसी और से ले लो जो ग्रुप में है, कोई बात नहीं। बट मैंने मई 22 के ग्रुप में डाला था, नहीं है शायद किसी के पास। हाँ, ऐसे एक्सप्रेशंस देख के तो कोई भगवान भी नहीं समझ सकता कि क्या बात कर रहे हैं आप। नाउ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व को अंडरलाइन किया आपने? ओके, लेट्स डायग्रामेटिकली सी व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। एक्स एंड वाई एक्सिस, प्राइस एंड क्वांटिटी। सपोज प्राइस 2 रुपए था, क्वांटिटी 20 था, हम पॉइंट ए पर थे। आर यू विथ मी? ओके, अब प्राइस बढ़ चुका है, 2 का 4 हो चुका है, तो अब क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 20 से कम हो जाएगा। कितना हो गया? 12। 20 की जगह क्वांटिटी हो गया 12 एंड हम पॉइंट सी पर आ गए। ये हमारा डिमांड कब रहेगा? D1। क्या दिख रहा है आपको? प्राइस में चेंज होने के बाद आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? नो, यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व।
इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड। आई होप यू आर क्लियर, टेक्निकली समझा रहेगा आप मैंने क्या बात किया है। तो आप पॉइंट ए पर थे, अब आप पॉइंट सी पर जा रहे हो, ए से सी पर जा रहे हो, इसको हम क्या बुलाएंगे मालूम है आपको? इसको दो शब्द से आप आंसर कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी शब्द यूज किया है मैंने। एंड दूसरा इसी को बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्यों कॉन्ट्रैक्शन बुला रहे हो सर आप? क्योंकि 20 का 12 हुआ है ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन। अगर 12 से 20 पर जाते, अगर सी से ए पर जाते तो ऑब्वियसली एक्सपांशन होता, करेक्ट? फिर उसी को हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। जिपिंग, कोई कंफ्यूजन? इजी एकदम, ओके। तो ये क्या बन गया? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? नो, वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। What happens in case of change in demand? Change in demand is due to other factors. Quantity शब्द यूज हुआ है क्या? तो फिर ये क्यों, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स मतलब क्या सर? अदर देन प्राइस। डिटर्मिनेंट की पूरी लिस्ट देखी आपने? लिस्ट में प्राइस को छोड़ दो, मेन गुड्स के, बाकी सब, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो बोलना है बोलो, बाकी सब रीजन से अगर आपका डिमांड कोई भी रीजन से चेंज होता है तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। क्वांटिटी शब्द यूज नहीं होगा, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ गए? तो उस केस में लॉजिकली स्पीकिंग फिर आपको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व नहीं मिलता है, यू विल गेट अ न्यू डिमांड कर्व, ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ईदर टू राइट और टू लेफ्ट। कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन द factor other than price, any determinant other than price. You will underline determinant other than the price. And there is a shift in demand curve. Underline shift in demand curve. उसमें shift को double underline कर लो, shift in demand curve either to left or to right. अब ये shift क्या बोल रहे हैं? You are getting a new demand curve, क्या बोल रहे हैं? डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके देखते हैं। So we have x and y axis, quantity and price, and suppose this is the price. सर ये प्राइस ऐसे डायरेक्टली एक लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ कर दिया आपने? क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द प्राइस दिस टाइम, वी आर गोइंग टू चेंज अदर फैक्टर्स, करेक्ट? तो फिर ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है D1। तो अगर ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है तो इस प्राइस पर कैन आई से ये डिमांड चल रहा है अभी, Q1 बुलाएंगे इसको, ठीक है एवरीवन? एंड नाउ due to any reason, suppose for example income of consumer increases, तो डिमांड क्या होगा? नॉर्मल गुड्स है या सुपीरियर गुड्स है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा डिमांड कब शिफ्ट हो जाएगा? D2 पर। D2 पर राइट साइड शिफ्ट हुआ है क्योंकि यहां पर क्वांटिटी Q2 Q1 से ज्यादा है, इसलिए राइट में शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब कहने से whenever there is increase in demand, the shifting is to the right. Whenever the increase in demand is there, there is a shifting to right side, correct? समझ गए? Okay, so this is called as increase in demand. This is called as increase in demand. And suppose for example taste and preference अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो डिमांड का विल शिफ्ट टू लेफ्ट साइड D3, एंड उसी प्राइस पर अब डिमांड ये हो जाएगा Q3। समझ रहे हो क्या? सब लोग हो क्या मेरे साथ? और फिर मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट होने के बाद मेरा क्वांटिटी Q1 से Q3 पर आ गया, इसको क्या बुलाएंगे आप? डिक्रीज इन डिमांड। कैन आई कॉल दिस एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? नो, मेरे एक्सप्रेशन को मत देखो, आपके कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला? कैन आई कॉल दिस एज कॉन्ट्रैक्शन? नो, यू कैन नॉट कॉल दिस एज कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द प्राइस। सो प्राइस तो वही था, P का P प्राइस है अभी तक, इसको बुलाएंगे सिर्फ एक ही शब्द, डिक्रीज इन डिमांड। कैन आई यूज द वर्ड क्वांटिटी हियर? नो। जब बहुत सिंपल लॉजिक है, जो ये दो स्लाइड में लिखा है ना, ये कंप्लीट लॉजिक है। अदर फैक्टर्स रहेगा, शिफ्ट इन डिमांड का राइट लेफ्ट होगा। अगर
अदर फैक्टर्स नहीं है, प्राइस रहेगा तो देर विल बी मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, करेक्ट। अदर फैक्टर्स रहेगा तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अगर प्राइस रहेगा तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। होल लॉजिक इतने में। यहां तक कोई डाउट? सबको समझा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें दो गुड्स आते हैं, आप सबको पता है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये सेंटेंस पढ़िए और ये सब्स्टिट्यूट की जगह डैश है ऐसा अज्यूम कीजिए। पढ़िए ये सेंटेंस क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड reducing the demand for another goods। क्या लिखा है, reducing the demand for another goods, the two goods are dash। कैसे समझा सब्स्टिट्यूट है? सर लिखा है? कैसे समझा सब्स्टिट्यूट है? डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। दो सर्कलिंग किया मैंने वहां पर, फॉल एंड रिड्यूस। बोलो फॉल एंड रिड्यूस सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट? सेम डायरेक्शन है, फॉल एंड रिड्यूस। तो फिर इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप कौन से गुड्स में होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में होती है। अब भी रिवाइज किया अपन ने। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहेंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यस, तो यहां पे लिखा है व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड दैट इज इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर अनदर गुड्स, द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बट यहां पे द टू गुड्स मे बी लिखने का, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सही है। करेक्शन करो उधर, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नोट्स में करेक्शन करो साक्षी, ठीक है। एवरीवन क्लियर? क्यों लिखा है सर ये मे बी? इसके बारे में मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, मैंने बोला था सोच के आना। सोचे आप? कुछ रीजन पता है आपको? सोचने के बाद कुछ रीजन पता चला? एग्जाम्पल याद आया? कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हो? कौन ट्राई करेगा? और कोई ट्राई करेगा? सिर्फ एक? आप बोलोगे? बोलो। हाँ, पापड़ और चीज। चीज चीज बोल दिया, चलो। हाँ, आपके मॉम ने आपको पापड़ एंड चीज लाने बोला, पापड़ की प्राइस बढ़ गई, अच्छा चीज ले लिया हमने। समझा उसने एग्जांपल क्या बोला? मैं थोड़ा एलाबोरेट करके बोलता हूँ। सपोज आपके मॉम ने आपको 4-5 आइटम्स की लिस्ट दिए कि मार्केट जाके ये लेके आ जा, और 500 का एक नोट दे दिया। आप गए मार्केट में, मॉम ने बोला ये पापड़ 100 रुपये मिलेगा, ये चीज़ तेरे को 70 रुपये मिलेगा, ऐसा सब कुछ लिख के दे दिया। मगर मार्केट में गए तो अच्छे दिन मिले आपको, वहाँ पर पापड़ की कीमत 100 की जगह 150 हो गई या 130 हो गई। ओके, उसकी वजह से आपके 500 के बजट में ये 6 चीज़ें नहीं आ रही थी। आप क्या करोगे? कोई एक चीज़ ड्रॉप करोगे? पापड़ का प्राइस बढ़ गया इसलिए किसी और चीज़ को तुमने ड्रॉप कर दिया। सपोज तुमने गुड नाइट मशीन को ड्रॉप कर दिया। अब बोलिए, पापड़ का प्राइस बढ़ गया और तुमने गुड नाइट मशीन का डिमांड कम कर दिया, तो क्या पापड़ एंड गुड नाइट मशीन ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है क्या? नहीं ना, दे आर नॉट रिलेटेड गुड्स। मतलब जब जब पापड़ खाते हो गुड नाइट मशीन ऑन करके खाते हो क्या? कोई कनेक्शन है क्या दोनों में? नहीं ना। मगर पापड़ का प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, आपके 500 के बजट में वो 6 आइटम नहीं आए, तो तुमने बोला ठीक है लास्ट का आइटम कम कर दो, एक आइटम कम कर दो। दिमाग तो वैसे भी ऊपर वाले ने कम ही दिया आपने को। लास्ट का आइटम हाँ हाँ कम कर दो, तो गुड नाइट मशीन तुमने क्या कर दी? कैंसिल कर दी। और क्या किया? सिर्फ पापड़ और बाकी 5 आइटम ले लिए, 4 आइटम ले लिए, टोटल 5 आइटम खरीदे। लिस्ट में थे 6 आइटम, 6th आइटम कौन सा कैंसिल किया? गुड नाइट मशीन। ये पा। अब मुझे बताइए, पापड़ का प्राइस बढ़ने से गुड नाइट मशीन का डिमांड क्या किया तुमने? कम कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मगर क्या ये गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है? नो। वेरएज कार एंड पेट्रोल में तो ऐसे ही होता है, पेट्रोल का दाम बढ़ा इसलिए तुमने कार का डिमांड कम कर दिया। कार एंड पेट्रोल क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है? यस। इसलिए अपन यहां क्या लिख रहे हैं? मे बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या लिख रहे हैं हम लोग? मे बी। हो भी सकते कॉम्प्लीमेंट्री है, हो भी सकते हैं नॉट रिलेटेड है। Done with this? Now coming to the most important concept of your syllabus in this chapter, that is called elasticity of demand. Elasticity of demand के कितने टाइप्स है? 4 है, 4 टाइप्स है।
श्योरली 4 टाइप्स है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दोज हु आर थिंकिंग सर 5 पढ़े थे, दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी. वी आर आस्किंग इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी के तो 12th में 3 ही टाइप थे, प्राइस, इनकम, क्रॉस. याद आया? यहां पर चौथा ऐड हो जाता है, वो है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी. तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है दोस्तों? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. क्या लिखा है दोस्तों? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस मतलब परसेंटेज चेंज. डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज of quantity demanded of a commodity to the change in price of that commodity. मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के बाद उसका डिमांड कितने परसेंट से चेंज होता है इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ध्यान से सुनो मेरी बात को. प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हुआ 10% से और उसका डिमांड चेंज हुआ 20% से. क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज? 20. प्राइस का चेंज 10. बोलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? 2 टाइम्स होगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 टाइम्स क्यों होगा? एवरी 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देयर इज 2% चेंज इन प्राइस. एवरी 1% के लिए अगर 2% है तो 10% के लिए कितना? 20%. तो आखिर ये 2 का आंसर तुमने कैसे निकाला? 20% को डिवाइडेड बाय 10% किया तो आंसर 2 टाइम्स आया. What is the significance of 2 times? Every 1% change in price will change the demand by 2%. आपको मैंने cause and effect बोला था, याद है? तो what is the cause? Price. What is the effect? Quantity demanded. बराबर ना? तो फिर every 1% change in cause is affecting demand by 2%. आखिर फिर सर लॉ ऑफ डिमांड था तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों आया? मेजर करने के लिए इंपैक्ट. लॉ ऑफ डिमांड जो है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिए, लॉ ऑफ डिमांड जो है ये सिर्फ आपको बताता है कि प्राइस कम होने के बाद डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होगा, मगर ये नहीं बताता कि कितने से होगा. ये नहीं बताता कि कितने से होगा. फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव. Law of demand is not quantitative, it is qualitative because it is talking about human quality. जब जब प्राइस बढ़ेगा तो ह्यूमन बिहेवियर है कि डिमांड कम हो जाएगा. सर क्वांटिटी बोलते ना अपन, सर लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड बोलते ना, सिर्फ शब्द यूज हुआ है क्वांटिटी. लॉ ऑफ डिमांड आपको ये नहीं बताता कितने से कम हुआ है, तो वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है. वो कौन सा स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन क्वालिटी. फिर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज क्वांटिटेटिव बिकॉज ये बताएगा आपको कि प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड कितने से चेंज होगा. अंडरस्टूड? टॉप ऑफ द पेज लिख दो, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. लिखा? Now look at this formula and tell me what should be the, look at this calculation and tell me the formula for elasticity. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. किसका फॉर्मूला बोला आपने? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखा जाता है? EP, इलास्टिसिटी विथ रिगार्ड टू प्राइस. नाउ कमिंग टू इनकम इलास्टिसिटी. पढ़िए और रिलेट कीजिए ऊपर वालों से, पढ़ते पढ़ते ऊपर के स्टेटमेंट से रिलेट कीजिए. द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. इसमें कितना चेंज दिख रहा है आपको? ऊपर के कंपैरिजन में 1 चेंज है, 2 चेंज है, 3 चेंज है, कितने चेंज है?
ऊपर के डेफिनेशन के मुताबिक इस डेफिनेशन में कितने चेंजेस है? 2 चेंजेस है। पहला चेंज है क्वांटिटी शब्द नीचे नहीं दिख रहा है बिकॉज अदर फैक्टर आ गया। एंड दूसरा चेंज है यहां पर रीजन था चेंज इन प्राइस और यहां पर रीजन है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कैन आई से वी आर चेंजिंग द कॉज? कैन आई से वी आर चेंजिंग द कॉज? पहले ऊपर क्या कॉज था? प्राइस। बाद में स्टडी क्या कर रहे हैं? डिमांड। नीचे क्या है? इनकम। स्टडी क्या कर रहे हैं? डिमांड। मतलब दोनों जगह स्टडी तो डिमांड ही हो रहा है, सिर्फ फर्क था कॉज में। इफेक्ट तो वही स्टडी कर रहे हैं अपन, सिर्फ कॉज चेंज हो रहा है। और क्योंकि कॉज चेंज हो रहा है तो शब्द चेंज हो रहा है, क्वांटिटी एक जगह आया और एक जगह नहीं आया। समझे? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस मतलब परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। सपोज फॉर एग्जांपल आपका कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ 5% से, डिमांड चेंज हुआ 10% से। कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ 5 से, डिमांड चेंज हुआ 10 से। इलास्टिसिटी 2 टाइम्स आया फिर से। सपोज कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ 5 से, डिमांड चेंज हुआ 50 से। 10 टाइम्स, परसेंटेज नहीं 10 टाइम्स। अगर मेरा इनकम सिर्फ 5% से बढ़ा मगर मैंने किसी चीज का डिमांड 50% से बढ़ा दिया तो 10 टाइम्स का इलास्टिसिटी हो गया ना। तो माय फॉर्मूला इज 5% चेंज इन इनकम is changing suppose 50% change in demand, so my elasticity comes to 10 times. Elasticities are always in times. So can you tell me the formula for this? Percentage change in demand, very good, divided by percentage change in income of consumer. Income of household बोलो, income of consumer बोलो, एक ही बात है, ठीक है। हाउस होल्ड कंज्यूमर ये दोनों शब्द एक ही होते हैं इकोनॉमिक्स में। थर्ड, चलो मैं दिखाता ही नहीं हूं थर्ड, मुझे बताइए थर्ड सिर्फ मैं अगर लिखता हूं क्रॉस इलास्टिसिटी, सबको पता ही होगा क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या क्या है? चेंज क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। तो फिर फॉर्मूला बना, ये डेफिनेशन बना के बताओ मुझे। द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी to the change in price of other related goods. Very good, बिल्कुल सही। अगर मैं सेकंड और थर्ड को रिलेट करूं तो कितने चेंजेस है? एक, वो है कॉज में। ऊपर का कॉज क्या था? इनकम ऑफ कंज्यूमर में बदलाव था। नीचे का कॉज क्या है? प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स में बदलाव है। कौन से अदर रिलेटेड गुड्स होते हैं? या तो सब्स्टिट्यूट होता है या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। मैं यहां पर ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, आपके लिए ऐसा लिख रहा हूं, जो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि जो मैं कर रहा हूं आप भी आपके नोट्स में कर रहे हो। ऊपर मैंने क्वांटिटी शब्द को ऐसे गोल किया था, आप भी कर सकते हो ताकि वहां पर पहले ध्यान जाए कि वहां पर क्वांटिटी लिखा है, नीचे नहीं लिखा है। डन। Now coming to last part, advertisement elasticity. Advertisement elasticity will be same to same like second and third, only the cause will change. What will be the cause now? We are changing the expenditure on advertisement. तो मुझे विदाउट स्क्रीन पे देखे बताएंगे आप लोग। The degree of responsiveness of demand of a commodity to the change in firm's advertisement expenditure. सिंपल रखो ना उसको, टू द चेंज इन फर्म्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने मेरा एड का एक्सपेंडिचर बढ़ाया 50% से, डिमांड बढ़ा 100% से। वेरी गुड, 2 टाइम्स आएगा। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा? 50% से। डिमांड कितने से बढ़ा? उससे डबल, 100 से। तो 2 टाइम्स हो गया ना फिर आंसर। आई होप एवरीवन इज जेपिंग, सबको समझ रहे हैं अच्छे से। तो यहां पर किसको अंडरलाइन करोगे आप? Change in firms spending on advertisement. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला बोला था आपने? परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एवरीवन, अगर मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी पूछूं तो ई वाई लिखेंगे, वेरी गुड, क्योंकि आई तो नहीं आ सकता, ई वाई लिखेंगे। ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा, क्रॉस इलास्टिसिटी ईसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। करेक्ट। लास्ट, एडवर्टीजमेंट, ई ए बोलते हैं इसको, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फर्म स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। परफेक्ट, इजी एकदम, विदाउट देखे आप सब लोग ये बोल रहे हो, विदाउट देखे। आपको लगता है कि घर जाके इसको एक बार पढ़ने की भी जरूरत है? बिल्कुल नहीं, मगर इसको टच में रखो, कभी कभी फॉर ए चेंज पढ़ लिया करो। यहां पर अभी हो चुका है, बट एग्जाम तक याद रहेगा जरूरी नहीं ना, 1 महीने बाद एग्जाम हो सकती है, 2 महीने बाद हो सकती है, याद नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक बार टच में रखो कि कभी तो भी बोर हो रहा है, कुछ बहुत हार्ड पढ़ लिया मैथ्स में, ऐसा लग रहा है अपनी औकात ही नहीं है पास होने की, तो इसको आके एक बार पढ़ लो, कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी, आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, तो आपको रीडिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। शब्द चेंज हुआ तो आपको पकड़ में आना चाहिए, क्या शब्द चेंज हुआ है, क्या लिखा है वहां पर, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले क्या लिखा था एकदम पहले, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने टाइप से इलास्टिसिटी के? 4, मगर प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स आते हैं। कौन से 5 है, याद है क्या? बोलो। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। आई होप ये वैल्यूज भी आपको पता होगी, उसका लॉजिक पता है क्या? चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, पता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। जब हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब क्या हुआ, प्राइस में चेंज, प्राइस में चेंज है मगर डिमांड में चेंज नहीं है। शब्द को पकड़ो। आपको पता है ना, सीए को वकील साहब बोलते, जूने लोग, हाँ जूने लोग एकदम सीए कर रहे हैं, अच्छा वकील साहब है, मैं कौन हूँ सीए, अच्छा वकील साहब है, ऐसा बोलते मालूम है, बिकॉज वी ऑल्सो आर वेरी गुड, यू नो, वी आर एक्सपर्ट्स इन लॉ ऑल्सो। तो जब हम लॉ बोलते हैं तो शब्द की पकड़ होनी चाहिए हमारे अंदर। यहां पर जब मैं बोल रहा हूं परफेक्टली इनइलास्टिक, तो यहां पर चेंज इन क्या हो रहा है, प्राइस, मगर कोई बदलाव क्वांटिटी में नहीं है। तो अगर आपका प्राइस चेंज हो जाए 10% से और आपका डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो उस केस में आपका ये टाइप आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। जनरली नेसेसिटी गुड्स में आ सकता है, ब्रांड प्रेफरेंस में आ सकता है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज में आ सकता है, यस और नो। मगर परफेक्टली इनइलास्टिक जनरली एक चीज में आता है, वो है एसेंशियल्स। किस में आता है? एसेंशियल्स में आता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड एसेंशियल, स्लाइट डिफरेंस। एसेंशियल मतलब बहुत नेसेसिटी, और नेसेसिटी मतलब जस्ट नेसेसिटी। सॉल्ट जस्ट नेसेसिटी है, मेडिसिन एकदम नेसेसिटी है, मतलब एसेंशियल है। समझे कुछ? तो अगर आपने फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़े रहेंगे तो उसमें आया क्या अभी तक ये पॉइंट, नेसेसिटी एंड एसेंशियल का? आएगा, नेक्स्ट इसमें आएगा, आज आ जाएगा आपके इसमें, ठीक है। तो एक जगह लिखा रहेगा रिलेटिवली इनइलास्टिक और एक जगह लिखा रहेगा परफेक्टली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक कहाँ आना चाहिए, सॉल्ट या मेडिसिन में? सॉल्ट में आना चाहिए, नेसेसिटी में आना चाहिए। मगर जीरो इलास्टिसिटी मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक किस में आना चाहिए, मेडिसिन में आना चाहिए। जैसे कि वो बन जाता है एसेंशियल। अगर प्राइस में चेंज है मगर डिमांड में कोई चेंज नहीं है, कौन सा टाइप आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर प्राइस में चेंज है मगर में डिमांड में चेंज प्राइस के मुकाबले कम है, ये तो आपने बोल दिया। नेक्स्ट क्या बोला आपने, रिलेटिवली, वेरी गुड, रिलेटिवली इनइलास्टिक। मैंने क्या बोला आपको, प्राइस में चेंज है मगर उसके मुकाबले डिमांड में चेंज कम है।
अगर प्राइस में चेंज 20% है मगर डिमांड में चेंज 5% है, समझा? प्राइस बढ़ गया 20% से पेट्रोल, डिमांड चेंज हो गया सिर्फ 5%। पेट्रोल तो एज गुड एज नेसेसिटी है, जहां रिक्वायर्ड है वहां रिक्वायर्ड ही है। ज्यादा से ज्यादा नजदीक के किराना शॉप पे आप पैदल जाओगे, उससे कितना तो खर्चा बचेगा, समझे कि नहीं? तो प्राइस बढ़ा 20% से, डिमांड कितना घटा? 5% से। कौन सा टाइप आ गया? रिलेटिवली इनइलास्टिक। फर्स्ट वाले केस में आपने क्या बोला? प्राइस बदला, बढ़ा 20% से, सपोज डिमांड बदला 0 मेडिसिन, तो फिर इस केस में आंसर क्या आएगा? इलास्टिसिटी विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक। अब थोड़ा फॉर्मूला वाइज जाके देखते कि लॉजिक क्या होता है। अभी अभी आपने प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बोला था, एक बार फिर से बोलो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेडिसिन का प्राइस चेंज हुआ 20% से, डिनोमिनेटर में आता है ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस, यस। एंड इधर स्क्रीन की तरफ देखो रितु, एंड इसके मुकाबले मेडिसिन फिर भी आपने उतना ही क्वांटिटी खरीदा। अगर आपको महीने के 30 मेडिसिन लगते तो 30 ही खरीदे आपने। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना है? 0 है, तो न्यूमरेटर में 0 आएगा। एंड फ्रेंड्स 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, इसलिए आंसर इधर क्या लिखा है? 0। समझा क्या? मगर अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लूं अभी सॉल्ट का वगैरह, सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया 20% से। आप जनरली हर महीने 5 किलो सॉल्ट ले ही लेते हो एक साथ, अभी 20% से सॉल्ट का प्राइस बढ़ा है, तो आपको लग रहा है यार 5 किलो एक साथ लेने से अच्छा अभी 2 ही किलो लेता हूं, या 3 ही किलो लेता हूं, या 4 ही किलो लेता हूं, एक आध किलो थोड़ा सा कम लेता हूं, शायद प्राइस कम हो जाए। समझा कुछ? तो गाइज यहां पर अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ा 20% से, मगर सॉल्ट के केस में आपने डिमांड चेंज किया सिर्फ 5% से, तो न्यूमरेटर में 5 आएगा। 5/20 करोगे तो 0.25 आएगा। 0.25 का वैल्यू 0 से ज्यादा है क्या? यस, मगर 1 से कम है। उसको रीड कैसे करते मालूम है आपको? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। कैसे पढ़ते उसको? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। मैथ्स के दुश्मन हो, ध्यान दो अच्छे से सब लोग, ओके? छोटे कंसेप्ट भी क्यों ना हो, मैं चांस ही नहीं ले रहा हूं कि आपको आता है नहीं आता है, ये सोच के बता रहा हूं। अब सपोज कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस में बदला हुआ 20% मगर क्वांटिटी में बदला हुआ 60%, पॉसिबल है क्या? पहले ये बताओ। यस, प्राइस चेंज 20%, क्वांटिटी चेंज 60%। तो ऐसे केस में आपके कौन सा टाइप आएगा? रिलेटिवली इलास्टिक आएगा। और यहां पर प्राइस में चेंज 20% था, क्वांटिटी में चेंज 60% था, आंसर 3 टाइम्स आएगा। 3 टाइम्स 1 से ज्यादा है क्या? इन्फिनिट से कम है क्या? यस। कैसे पढ़ते हो उसको? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिट। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग परफेक्टली। अगर प्राइस में बदलाव 20%, क्वांटिटी में भी बदलाव 20% रहेगा तो यूनिटरी इलास्टिक आएगा। 20% चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी का चेंज भी 20%, तो आंसर ऑफ कोर्स विदाउट कैलसी 1 आएगा। तो ये आ गया 1, एग्जैक्ट आंसर 1, यूनिटरी इलास्टिक। अब सपोज प्राइस में बदलाव नहीं के बराबर है मगर क्वांटिटी में बदलाव 10% 20% है, प्राइस में कितना बदलाव है? नहीं है, तो प्राइस का बदलाव 0%। क्वांटिटी का बदलाव कितना है? 10 या 20% है ना, चलो 20% ले लेते हैं। तो 20% बाय 0, 0 मत बोलना हीरो, कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, करेक्ट? तो इस लास्ट केस में जो अपन ने अभी डिस्कस किया इनफाइनाइट वाले केस में, ये वाले केस में क्या होता है? प्राइस में बदलाव कुछ नहीं है मगर क्वांटिटी में बदलाव ट्रिमेंडस है, 10 20 30% कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में दैट 20% डिवाइड बाय 0% कम्स टू इनफाइनाइट, करेक्ट? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग?
अब इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। आई होप पहली बात तो आपको नाम समझे रहेंगे, कब कौन से नाम से किस इलास्टिसिटी को बुलाते हैं, उसका वैल्यू का लॉजिक समझा रहेगा आपको, और फॉर्मूले के साथ मैंने आपको आंसर्स निकाल के दिखाया है। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो। पहले मेथड्स की बात करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। विच 3 मेथड्स? पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, टोटल आउटले मेथड। पॉइंट मेथड फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, आर्क मेथड फॉर मोर चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। आउटले मेथड मतलब आउटले क्या होता है, लिखो उधर, आउटले को अंडरलाइन करके लिखो एक्सपेंडिचर, पता रहेगा तो भी लिखो एक्सपेंडिचर। बात करते हैं पॉइंट मेथड की। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो। सपोज मैं एक ऐसा डिमांड को ड्रॉ कर रहा हूं जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो ऐसे केस में सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। उससे थोड़ा नीचे इधर ग्रेटर देन 1 रहेगा, बीचों बीच 1 रहेगा, थोड़ा नीचे लेस देन 1 रहेगा, और सबसे नीचे 0 रहेगा। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फटाफट याद रखना है तो बहुत सिंपल लॉजिक है। जितना आप कर्व के ऊपर जाओगे इलास्टिसिटी का वैल्यू उतना ज्यादा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना जाता है? इनफाइनाइट। उससे कम आओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, तो इनफाइनाइट से कम ग्रेटर देन 1, उससे नीचे आओगे इज इक्वल टू 1, उससे नीचे आओगे लेस देन 1, सबसे नीचे आओगे 0। करेक्ट? ये हो गया आपका पॉइंट इलास्टिसिटी का, डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी। बट इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, बोलो, परसेंटेज चेंज वाला नहीं फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं आपको, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। क्या होता है बोलो फॉर्मूला? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। सर ये सेगमेंट क्या होता है? इस चीज को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब बताइए मुझे, सपोज मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो ये बन गया लोअर सेगमेंट और ये बन गया अपर सेगमेंट। सपोज लोअर सेगमेंट 5 है तो अपर सेगमेंट भी 5 रहेगा, पूरे सेगमेंट का वैल्यू 10 रहेगा। नाउ टेल मी, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट करेंगे, 5 बाय 5 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसलिए तो मिड पॉइंट पर 1 लिखा है। समझा कि नहीं? आई एम नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, आई एम टेलिंग यू लॉजिक्स ऑल्सो, because this is detailed revision batch. We are taking everything in detail. Now suppose मुझे इस पॉइंट पर मेजर नहीं करना है, I want to measure the elasticity at this point. लोअर सेगमेंट का वैल्यू कितना लूं? 5 से ज्यादा लेना पड़ेगा मगर 10 से कम लेना पड़ेगा। चलो 8 ले लेते हैं। तो अपर सेगमेंट का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ, क्योंकि सेगमेंट का वैल्यू कितना बोला अपन ने? 10 बोला। तो नाउ टेल मी, लोअर सेगमेंट कितना था? 8, अपर सेगमेंट कितना है? 2, आंसर कितना आएगा? 4। 4 ग्रेटर देन 1 है ना? आई होप एवरीवन इज क्लियर। अब ऐसी सेम लॉजिक से आप ये सेगमेंट का वैल्यू निकाल लेते हो। लोअर सेगमेंट 2 ले लो, अपर सेगमेंट 8 ले लो, 2/8 करोगे आंसर 0.25 आया। 0.25 लेस देन 1 है क्या? यस। लास्ट अभी ये 2 पॉइंट्स बचे, तो ये पॉइंट है सपोज, इसका लोअर सेगमेंट कितना है? 0, अपर सेगमेंट कितना है? 10, 0/10 इज 0, इसलिए उसका वैल्यू 0 है। एंड एग्जैक्टली रिवर्स यहां पर होगा ना, लोअर सेगमेंट कितना है? 10, अपर सेगमेंट कितना है? 0, 10 बाय एनीथिंग, 10/0 इज इनफाइनाइट, बिकॉज एनीथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट, इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट। समझ गए? एनी डाउट? परफेक्ट। तो पहली बात तो यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिखो वहां पे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नहीं, ईपी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। Now coming to the given formulas. Given formula क्या है? P1 by Q1 into change in quantity upon change in price.
ये फॉर्मूला आपका नॉर्मल फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। ओके, तो इसको लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यस और नो? तो फिर 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एंड ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया P1। ओरिजिनल डिनोमिनेटर इधर ही है Q1, और क्योंकि आपने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर ले गए इसलिए डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा आपको, एंड ये बन गया ओरिजिनल न्यूमरेटर, ये बन गया डिनोमिनेटर। समझे कि नहीं? तो इन शॉर्ट आपको एग्जाम में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं आएगा, मगर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे आया। समझा? अच्छा है। नहीं समझा और अच्छा है, टेंशन मत लो। समझा क्या? तो ये है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिराइव हुआ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बोलो? P1 बाय Q1 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी को डेल्टा Q बोलते हैं, चेंज इन प्राइस को डेल्टा P बोलते हैं। एग्जाम में डेल्टा आया तो डरना मत, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। ओके, एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला विथ रिगार्ड टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वही है जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, और वही है जो आपको नहीं आता। ओके, आता है क्या? तो उसका फॉर्मूला है P1 बाय Q1 इंटू माइनस DQ बाय DP। व्हाट इज DQ बाय DP? डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, बिकॉज क्वांटिटी इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस। क्वांटिटी कितना होगा? जितना प्राइस होगा उसके हिसाब से क्वांटिटी होगा ना। डेरिवेटिव मतलब क्या? एनीथिंग विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इतना तो मालूम होगा ना आपको। यस, सो माइनस क्यों लिखा है सर उधर? बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, इसलिए ये माइनस आया इधर। समझे? इस पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं हमको, इस फॉर्मूलेस पे हमको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। फॉर्मूले क्लियर है दोनों आपको? कोई डाउट है फॉर्मूलेस में? आर्क मेथड की बात करते हैं तो गाइस आर्क मेथड का फॉर्मूला है P1 की जगह P1 प्लस P2, Q1 की जगह Q1 प्लस Q2, आगे का फॉर्मूला पूरा सेम है, इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो अगर मुझे इसका मतलब पॉइंट के फॉर्मूले को आर्क बनाना रहेगा तो क्या करूं? ये पॉइंट का फॉर्मूला है, इसका मुझे आर्क का फॉर्मूला बनाना है। बस इसको प्लस P2 कर दो और इसको प्लस Q2 कर दो, दैट्स इट। फॉर्मूला आर्क का बन जाएगा। उसका भी लॉजिक है। एवरीथिंग इज लॉजिकल, नथिंग इज मैजिकल। रिमेंबर व्हाट इज लॉजिक हियर नाउ? आर्क मेथड जो है वो क्या करता है? ये आपका डिमांड कर्व है सपोज, ठीक है? तो वो ज्यादा चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी के लिए है ना। तो सपोज ये ओरिजिनल प्राइस, ये क्वांटिटी है, प्राइस में ज्यादा चेंज लाओ, क्वांटिटी में भी ज्यादा चेंज लाओ। ये P, ये Q, ये P1, ये इसको P1, इसको Q1, इसको P2 और इसको Q2 बुलाऊंगा अभी मैं, ठीक है? अब बताइए मुझे, ये ज्यादा चेंज है या कम चेंज है? ज्यादा चेंज है। जब ज्यादा चेंज होता है तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर मुझे क्या मिलता है? ये मिलता है आर्क। समझा? पहली बात तो आर्क इलास्टिसिटी में आर्क क्यों बोलते हैं, समझा क्या? अब दूसरी बात कि जब आप फॉर्मूला लिख रहे थे तब आपने बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, बराबर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला था आपने? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। आर्क मेथड क्या बोलता है कि वाई आर यू टेकिंग द बेस ऑफ Q1 एंड P1? इस परसेंटेज चेंज निकालते वक्त सिर्फ Q1 क्यों लिया, सिर्फ P1 क्यों लिया?
P2 भी तो ले सकते थे, Q2 भी तो ले सकते थे। फिर अगर P2 Q2 लिया तो ये बोलेंगे P1 Q1 क्यों नहीं लिया। एक कोई कैसे बेस बना सकते आप। तो अपन ने क्या किया फिर आर्क मेथड में, समझा क्या कुछ। आर्क में अपन ने इन दोनों के एवरेज को बेस लिया। दोनों के एवरेज को बेस लिया मतलब क्या किया, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 किया। फिर वो डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, 100 कैंसिल, और बाकी लॉजिक पूरा सेम। तो अब इस बार डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब ऊपर आएगा तो इट वोंट बी P1, इट वोंट बी P1, इट विल बी P1 प्लस P2, करेक्ट, ये वाला। एंड ये वाला आ जाएगा Q1 प्लस Q2, फिर इनटू हो जाएगा, और फिर ओरिजिनल डिनोमिनेटर, ओरिजिनल न्यूमरेटर एंड ओरिजिनल डिनोमिनेटर। तो ओरिजिनल न्यूमरेटर कितना है, Q2 माइनस Q1, एंड डिनोमिनेटर कितना है, P2 माइनस P। होप सबको समझा है। मेरे मुताबिक आपसे ज्यादा मैं ही लिखते जा रहा हूं। लिखा है, लिखो वहां पर लेफ्ट राइट लिखो। Is it done? Shall I rub this? अब आते टोटल आउटले मेथड। इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। आउटले मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो ये क्या करता है, प्राइस और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इसको रिलेट करता है, क्वांटिटी को नहीं देखता है, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर को देखता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर आएगा इस पर तो डायरेक्टली चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर आएगा, ठीक है। इसमें सपोज मेरा ओरिजिनल प्राइस था 10 और क्वांटिटी है सपोज 100, प्राइस घट गया 5, क्वांटिटी हो गया 200। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, क्वांटिटी कितना था 100, खर्चा कितना हुआ 10 रुपए के रेट से 100 क्वांटिटी खर्च करने लेने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, 1000 का, करेक्ट। अब अगर 5 का दाम हो जाए और आप 200 क्वांटिटी डिमांड करोगे तो आपका खर्चा कितना होगा, अभी भी 1000 ही होगा। एवरीवन, कैन आई से विद द चेंज इन एक्सपेंडिचर, with the change in price there is no change in expenditure? Can I say when there is a decrease in price there is no change in expenditure? Common sense use करके बोलो, do you think quantity remains same? नहीं, क्यों नहीं, सेम क्यों नहीं है, प्राइस में चेंज है मगर एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं है। क्वांटिटी में चेंज है, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये मेरा डिमांड को बन जाता है और मेरा सेंटेंस ऐसा आएगा, विद द चेंज इन प्राइस इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम देन इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1? चेंज इन प्राइस हुआ मगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जितने से प्राइस चेंज हुआ था क्वांटिटी ने अपने आप को इतने से एडजस्ट कर लिया। ऋतु ध्यान दो, फोकस, हो क्या गया तुमको, सोई हो ना रात में, मुंह पे पानी मार के आओ, जाओ जल्दी जाओ फटक से, ठीक हो ना। वाटर बॉटल में पानी है, निकालो, लगाओ थोड़ा सा पानी, इतना सा तो पानी लाया है, बचाओ, अभी उसमें क्या तो पिएंगे और क्या तो जिएंगे। हाँ, चेंज इन प्राइस हुआ मगर खर्चा चेंज नहीं हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल है?
सपोज 50% से प्राइस बढ़ गया, 50% से, फिर भी मेरा खर्चा, मेरा एक्सपेंडिचर सेम है। इसका मतलब 50% से जब प्राइस बढ़ा था, मेरा क्वांटिटी मैंने 50% से कम किया, इसलिए खर्चा सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? प्राइस में जितना इंपैक्ट हुआ, क्वांटिटी ने उसका इंपैक्ट नलीफाई कर दिया, इसलिए खर्चा सेम। तो अगर प्राइस एंड क्वांटिटी का चेंज सेम है तो अपन कौन सा टाइप बोलते थे इलास्टिसिटी का? यूनिटरी, इसलिए इलास्टिसिटी वाली यहां पर 1 आया। सेम सेंटेंस अदर तरीके से पढ़ू, अगर मैं, अदर सेंटेंस भी हो सकता है, ध्यान दो। सेंटेंस है विद द चेंज इन प्राइस इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम इलास्टिसिटी वैल्यू इज डैश 1. With the change in price total quantity remains the same, elasticity value is equal to dash 0. 0 आएगा आंसर। With the change in price, मैंने बोला with the change in price my total quantity remains the same. क्वांटिटी रिमेन सेम तो फिर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा ना वो। शब्द चेंज और आंसर चेंज। आप समझा कि काफी लोग बोलते हैं अरे इको का क्या पेपर था, बहुत इजी गया, 40 मिनट्स में बाहर आ गया मैं तो। फिर रिजल्ट देखा तो लगता ही नहीं कि वो 40 मिनट में बाहर आया, क्योंकि 40 मार्क भी नहीं रहते। कभी कभी गड़बड़ ये होती है, फास्ट रीडिंग नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आज तक एक स्टूडेंट को नहीं मिला जो बोला मुझे बाहर आके सेंटर के बाहर या यहाँ आके मिला और बोला कि सर इको बीसीके में टाइम कम गिरा। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं मिला 15 सालों में। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कभी टाइम कम नहीं गिर सकता। सिंपल लॉजिक ये है कि आपको बस वो टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। विद द चेंज इन प्राइस इफ टोटल क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम, मतलब इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू 0. But with the change in price, if total expenditure remains the same, elasticity value is equal to 1. याद रहेगा क्या? गलती नहीं करोगे ना? Can I write it as प्राइस डिक्रीज हो या प्राइस इंक्रीज हो, कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, देयरफॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। लिखो शॉर्टकट में जो लिखा है, प्राइस डिक्रीज डाउन एरो, प्राइस इंक्रीज अप एरो, कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो उस केस में इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1। आगे बढ़े। नाउ लुक एट द सेकेंड लॉजिक। सपोज फिर से दाम 10 रुपए, क्वांटिटी 100, खर्चा 1000, एवरीबॉडी, एंड दाम हो गया 5, क्वांटिटी हो गया 240। बोलो खर्चा कितना है रितु? 240 कितना होता है? 1200। सो 10 के दाम में 100 क्वांटिटी परचेज करेंगे तो एक्सपेंडिचर 1000, मगर 5 के दाम में 240 क्वांटिटी परचेज करेंगे तो 1200 का खर्चा होगा। तो क्या देखा आपने? प्राइस तो डिक्रीज हुआ था मगर फिर भी खर्चा बढ़ गया था, करेक्ट ना? प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज, मगर एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ऐसे केस में प्राइस एंड एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 बोलते हैं उसको। इलास्टिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोलते। क्यों ग्रेटर देन 1 बोलते? प्राइस जब डिक्रीज हुआ था तो खर्चा कम होना चाहिए था, कॉमन सेंस। प्राइस कम हुआ है तो खर्चा कम होना चाहिए, मगर प्राइस जितने से कम हुआ उससे ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गया, इसलिए खर्चा बढ़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लिसन टू मी अगेन, कॉमन सेंस यूज करो। बताओ, प्राइस कम हुआ तो आपका एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, मगर यहां पर क्या दिख रहा है? बढ़ गया। क्यों बढ़ा रहेगा? 10% चेंज इन प्राइस हुआ रहेगा तो 20% चेंज क्वांटिटी बढ़ गया, तभी तो आपका खर्चा बढ़ गया ना। तो आप कॉमन सेंस ये लगा लो
कि प्राइस 10% चेंज हुआ, क्वांटिटी 20% चेंज हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं अपन। समझे एवरीवन? इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ओरिजिनल प्राइस ही 5 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड था 240, खर्चा होता था 1200, अब प्राइस हो गया 10। मैं उल्टा जा रहा हूं, समझा क्या? तो फिर 10 का प्राइस होने के बाद हमारा डिमांड आ गया 100 पे, हमारा खर्चा हुआ 1000। तो क्या दिख रहा है आपको? इस बार प्राइस क्या हुआ था? बढ़ गया था। तो एक्सपेंडिचर 1200 से कहां आ गया? 1000 पर आ गया। एक्सपेंडिचर क्या हुआ? कम हुआ। प्राइस बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन है, तो अभी भी हम इलास्टिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही बोलेंगे। जब जब प्राइस एंड एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे उस वक्त हमारा इलास्टिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक वापस से वही है, प्राइस बढ़ा, कॉमन सेंस अपना क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कॉमन सेंस बोलता है प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, मगर प्राइस बढ़ा था सिर्फ 10% से, आपने डिमांड को 20-30% से कम कर दिया, इसलिए तो खर्चा कम हुआ ना। समझे कि नहीं? होता है क्या ऐसा रियल लाइफ में कभी? यस, पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट का रेट होता है जनरली 9-10 रुपए। सपोज अब सरकार बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट यूनिट का हो जाएगा 15 रुपए। एनीथिंग इज पॉसिबल एंड वी आर नाउ लाइक एक्वेंटेड विद दिस चेंजेस। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शाम को 8 बजे नेशनल टेलीविजन पर अनाउंसमेंट हो जाएगा। राइट भाइयों और बहनों, आज से हो गया फिर, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे बताइए कि अगर यूनिट का रेट 10 से 15 हो गया, कितना परसेंट चेंज हुआ? 50%। 10 का रेट 15 हो गया, मतलब 50% से रेट चेंज हुआ ना। ओके, आपने बोला बाप रे यूनिट का रेट 15 रुपए, और तुमने इलेक्ट्रिसिटी लगभग यूज किया ही नहीं। हर बार जहां तुम लाइट ऑन कर देते थे, अभी तुम विंडोज ओपन करते हो, है ना? क्योंकि मोदी जी बोले थे उस रात, सूर्य किरण आने जरूरी है अपने सबके पास। हम देख रहे हैं ये बिजली के उपयोग से हम भारतीय हमारी प्राचीन परंपराएं छोड़ रहे हैं, है ना? तो अपन क्या किए? खिड़की खोलना चालू किए, और ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अदरवाइज 1000 आता था वो 800 हो गया। मगर कैसे पॉसिबल है कि 10 का रेट 15 हो गया, मगर फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 1000 आता था वो 800 आ गया? कैसे हुआ मालूम है आपको? आपका यूनिट कंजम्पशन पहले सपोज एग्जांपल 100 था, 10 के रेट से 100 मतलब 1000 का बिल बराबर ना। तो अब आपका यूनिट कंजम्पशन जो है वो सीधा 100 के जगह 30 अगर आ जाए, तो फिर 15 × 30 450 हुआ क्या मैच लगभग? तो आपका बिल कितना हुआ? 450। बिल कितना आता था पहले? 1000। यूनिट का रेट बढ़ गया, बिल बढ़ना चाहिए था, बिल क्या हो गया? कम। क्यों कम हुआ? जितने से प्राइस में चेंज हुआ ना, उससे कई गुना ज्यादा आपने किस में चेंज किया? डिमांड। तो इस टाइप को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं ना। प्राइस के मुकाबले डिमांड में ज्यादा चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक। आई होप समझ रहे हैं आपको। और कुछ नहीं समझा तो इतना याद रखो, प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही याद रखना है, मगर मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा रहा हूं, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट बता रहा हूं। प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर कम, क्या? ई ग्रेटर देन 1। प्राइस कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, ई ग्रेटर देन 1। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ई ग्रेटर देन 1। प्राइस बढ़ा, प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर सेम है, ई इज इक्वल टू 1। प्राइस बढ़ा, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी सेम है, ई इज इक्वल टू 0। क्वांटिटी बोला मैंने, क्वांटिटी सेम रहेगा, ई इज इक्वल टू 0। एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, ई इज इक्वल टू 1। प्राइस एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में तो ई ग्रेटर देन 1।
यहां तक क्लियर? तो अब यहां का सेंटेंस पढ़ेंगे। यहां का सेंटेंस बोलता है विद द फॉल इन प्राइस इफ टोटल एक्सपेंडिचर क्या लिखा है, इंक्रीजेस, बस इतना ही याद रखने देखने का। प्राइस क्या हुआ, फॉल, एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बड़ा, सेम है कि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट है, तो फिर ई ग्रेटर देन 1। दूसरा सेंटेंस बोलो इसको देखकर, विद द राइज इन प्राइस इफ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस इज इक्वल इज ग्रेटर देन 1, अपोजिट डायरेक्शन, ई ग्रेटर देन 1। लॉजिक अपोजिट नहीं है, ई ग्रेटर देन 1 ई ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, उसका अपोजिट मत करो, समझे? नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, आउटले मेथड में आपका 100 का क्वांटिटी, 10 का प्राइस, खर्चा कितने का हुआ, 1000 का हुआ, 10 का प्राइस, क्वांटिटी 100 का, खर्चा 1000 का, प्राइस हो गया 5, क्वांटिटी हो गया 120, तो 5 इंटू 120 600। नॉर्मली प्राइस जब कम होता है तो एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहां पर भी वही हुआ ना, प्राइस कम हुआ था तो एक्सपेंडिचर भी आपका 1000 से 600 पर आ गया, कम हो गया, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको, प्राइस में जब 10 का 5 हुआ ना तो आपने क्वांटिटी को बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं आपने, बढ़ाया मगर थोड़ा, उससे आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया। पिछले एग्जांपल में प्राइस कम हुआ था मगर आपने इतना क्वांटिटी बढ़ा दिया था कि डायरेक्टली आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, इधर ऐसा नहीं हुआ, करेक्ट। यहां पर प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आपको कौन से डायरेक्शन में दिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो ई शुड बी लेस देन 1, करेक्ट। चलो उल्टा सोचते हैं, प्राइस ओरिजिनल 5 रखते हैं, क्वांटिटी ओरिजिनल 120 रखते हैं, खर्चा ओरिजिनल 600, प्राइस बढ़ गया 10 रुपए, क्वांटिटी हो गया 100 रुपए, खर्चा हो गया 1000। नॉर्मली प्राइस बढ़ने के बाद नॉर्मली एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो इलास्टिसिटी शुड बी लेस देन 1। अब अगर मैं आपको टोटल आउटले मेथड का पूरा समरी बता दूं तो समरी बहुत सिंपल है, प्राइस एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन is greater than 1, price expenditure same direction is less than 1, price up down but expenditure no change is equal to 1, price up down quantity no change is equal to 0. But the last part was not outlay method, last part was normal elasticity। 3 पार्ट जो बोले वो आउटले मेथड के थे, सबको समझे क्या, याद रहेगा क्या? प्राइस एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन लेस देन 1, अपोजिट डायरेक्शन ग्रेटर देन 1, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1, परफेक्ट। आउटले मेथड आपको कितने टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बताता है, 3, या तो इज इक्वल टू 1, या तो ग्रेटर देन 1, या तो लेस देन 1, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली जब जब E ग्रेटर देन 1 होगा वो रिलेटिवली इलास्टिक ही रहेगा, जब जब E लेस देन 1 होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक ही होगा। क्या नेगेटिव में जाएगा, क्या नेगेटिव में, ये मतलब क्या, नेगेटिव में क्या मतलब, इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकता है बेटा, डिमांड का इलास्टिसिटी वैसे भी नेगेटिव ही होता है बट उसको नेगेटिव लिखा नहीं जाता, बस डिमांड और प्राइस का इलास्टिसिटी वैसे भी नेगेटिव ही होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, बस उसको नेगेटिव लिखा नहीं जाता है। उसको नेगेटिव तब लिखा जाता है जब क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तब आंसर नेगेटिव में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। डन विथ आउटले मेथड, कोई डाउट है आउटले मेथड में?
अब आपको सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखने 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आपको सिर्फ डायग्राम देखना है, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट क्या लिखा है मत देखो, और मुझे टाइप बताओ विदाउट देखे, ठीक है। सपोज प्राइस P1 था, सॉरी P था, अभी P1 हो गया, अभी P2 हो गया, बावजूद इसके क्वांटिटी यही रहा जो पहले से था, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 0 होती है, करेक्ट। आई होप यू आर नॉट रीडिंग द हेडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, you should not read this heading and this, avoid looking at this spaces and give me answer, ठीक है। अब मुझे बताइए इस केस में आपका ये जो डिमांड कर्व है ये पैरेलल टू विच एक्सिस है, वाई एक्सिस। कौन सा शेप है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल शेप, लिखो उधर। डिमांड कर्व पैरेलल टू y axis and vertical in shape। demand curve parallel to y axis and vertical in shape, double underline y axis and vertical। सर इसको एग्जाम में याद कैसे रखे सर, कंफ्यूज होता है थोड़ा थोड़ा। एक्स एक्सिस पर क्या आता है, क्वांटिटी आता है, और जस्ट इमेजिन करो वर्टिकल लाइन है, मतलब क्वांटिटी में चेंज है क्या, और क्वांटिटी में चेंज नहीं तो क्या बोलते हैं अपन, परफेक्टली इनइलास्टिक ही तो बोलते हैं। याद रखने की जरूरत है क्या, समझा अच्छे से। अब लुक एट द नेक्स्ट डायग्राम, क्वांटिटी चेंज हो रहा है मगर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक है ये, प्राइस में कोई चेंज नहीं मगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो ये बन गया परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है इस केस में, इनफाइनाइट होता है। और ये जो आपका डिमांड कर्व दिख रहा है ये किससे पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। कौन सा शेप है, हॉरिजॉन्टल शेप बोलते हैं इसे, लिखिए वहां पर, डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड horizontal in shape, horizontal in shape, demand curve parallel to x axis and horizontal in shape, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इसको कैसे याद रखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक के केस में पूरा फ्लैटर्ड डिमांड कर्व आता है, पूरा फ्लैटर्ड डिमांड कर्व आता है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, वाई एक्सिस पर प्राइस है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, मगर ये फ्लैटर्ड है तो क्वांटिटी कुछ भी हो रहा है, क्वांटिटी कम भी हो रहा है ज़्यादा भी हो रहा है, मगर प्राइस में चेंज ही नहीं है, तो फिर इनफाइनाइट आएगा। सपोज ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस घट गया क्वांटिटी बढ़ गया, ये डिमांड कर्व को देखो, ये डायग्राम को देखो और मुझे बताओ कौन सा टाइप है, रिलेटिवली, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कैसे समझा, स्टीपर इसलिए, उससे अच्छा ज्यादा क्या देखना चाहिए अपन ने, प्राइस में बदलाव एंड क्वांटिटी में बदलाव देखना चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है, प्राइस में बदलाव ज्यादा मगर क्वांटिटी का बदलाव कम, तो फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक आना चाहिए ना। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस कम हो गया क्वांटिटी बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया, ये डिमांड कर्व को क्या बुलाएंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। दो रीजन वापस से, फ्लैटर्ड है, फ्लैटर्ड दिख रहा है क्या, और प्राइस के अंदर चेंज बहुत कम था मगर क्वांटिटी में चेंज बहुत ज्यादा है, और क्वांटिटी का चेंज अगर इतना ज्यादा है तो इसको रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे। यहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, इनफाइनाइट से कम आती है, करेक्ट। लास्ट एंड फाइनल, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी का चेंज अगर आप देखोगे तो लगभग दोनों का चेंज सेम दिख रहा है आपको, तो फिर ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक। यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट। एनी डाउट, परफेक्टली अंडरस्टूड। टेक सम क्वेश्चन सो दैट यू कैन सॉल्व नाउ, ठीक है। टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ओनली।
रेडी फॉर क्वेश्चंस एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, P1 is equal to 400, Q1 is equal to 4000, P2 is equal to 410, Q2 is equal to 3850. ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्पेस छोड़ो 5 लाइन का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखकर मुझे कौन बताएगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, पॉइंट या आर्क? पॉइंट मेथड। क्यों? क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस इज लेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कम चेंज रहेगा तो क्या यूज होता है, एंड मेनली प्राइस में चेंज देखते हैं या क्वांटिटी में देखते हैं? मेनली क्वांटिटी में देखते हैं। क्वांटिटी का चेंज 20% से कम रहेगा तो पॉइंट मेथड यूज करो। ये कोई मॉड्यूल में लिखा हुआ सेंटेंस नहीं है, ये जजमेंटल बेसिस पर बोल रहा हूं मैं आपको। 20% से कम चेंज रहेगा तो पॉइंट, 20 या 20 से ज्यादा चेंज होगा तो आर्क। इसके अंदर परसेंटेज चेंज निकालने आता क्या आपको? लो कैलसी, 4000 माइनस 3850 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100। 4000 माइनस 3850 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100। कितना कम चेंज है? 20 से काफी कम है। कौन सा मेथड यूज होगा? पॉइंट। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ो 4-5 लाइन का और आगे बढ़ते। परसेंटेज चेंज निकालने आता है ना सबको? परसेंटेज चेंज निकाला है मैंने, 4000 माइनस 3850 किया, ये आ गया चेंज, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल था 4000 इंटू 100 किया। समझा? शुड आई राइट इट फॉर यू? हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट, P1 is 30 rupees, Q1 is 3850, P2 is equal to 25, Q2 is equal to 8350. विच मेथड? आर्क मेथड। इतना बड़ा चेंज देखकर समझ जाना चाहिए, कैलसी पे निकालने की भी जरूरत नहीं है, 20% से तो बहुत ज्यादा है, अरे डबल के ऊपर है वो। ठीक है, आर्क मेथड यूज करके इसका आंसर आएगा 5 लाइन छोड़कर। लास्ट क्वेश्चन, इफ डिमांड फंक्शन इज, if demand function is Q is equal to 22,000 minus 2p square, demand function is 22,000 minus 2p square, where p is equal to 4 rupees, where p is equal to 4 rupees, elasticity is equal to question mark। ये मैं आपको तीनों क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ब्रेक लेते हैं, अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब मैं ये चेक करूंगा। अगला लेक्चर एग्जैक्टली 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद चालू होगा। 20 मिनट्स में से 10 मिनट्स आपका ब्रेक रहेगा, 10 मिनट्स ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चल वी स्टॉप हियर, गुड बाय।